हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ राइट्स जो कि वुमेन्स के लिए बनाए गए हैं, जो कि हर एक वुमेन को जानना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम आज के लेक्चर की। तो फर्स्ट जो लॉ बनाया गया है हमारे लिए वह है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इस एक्ट में प्रोविज़न दिया गया है कि जो कोई भी पार्टी, जैसे एक ब्राइड और ब्राइडग्रूम की जो फैमिली है उनके द्वारा कुछ एट द टाइम ऑफ अ मैरिज कुछ लिया जा रहा है, कुछ दिया जा रहा है, मतलब प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जो कि दी जा रही है और एग्री किया जा रहा है उनको देने के लिए और उनसे लेने के लिए, चाहे इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी से कुछ डिमांड करे और कुछ ले, उसको हम बोलते हैं डॉरी। इस एक्ट में यही डेफिनेशन दी गई है डॉरी की, और बोला है बाय द पेरेंट्स ऑफ आइदर पार्टी टू अ मैरिज और बाय एनी अदर पर्सन टू आइदर पार्टी टू अ मैरिज और टू एनी अदर पर्सन और बिफोर एट एनी टाइम और आफ्टर द मैरिज इन कनेक्टेड विद द मैरिज इज सेट द पार्टी। मतलब दोनों पार्टीज जो कि ब्राइड और ब्राइडग्रूम दोनों की फैमिलीज के बीच में कुछ ऐसा एग्रीमेंट होता है, मतलब इस चीज़ के लिए एग्री करते हैं, कुछ डिमांड करते हैं, वो कुछ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जैसे होता है कि कुछ लोग डिमांड करते हैं कि हम आपकी बेटी के लिए शादी करने के लिए तैयार हैं, आप मेरे को हमें वो 5 लाख रुपए नकदी दे देना। पहले होता था बहुत टाइम, अब भी होता होगा कहीं कहीं इलाकों में, बट कहीं कहीं जो है वो अभी ख़त्म हो चुका है ये सब। बट इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें एक लड़की को एक बोझ समझा जाता था, वो इसलिए समझते थे क्योंकि उनकी मैरिज के टाइम जो है उनको बहुत ज़्यादा लेन देन जो है वो किया जाता था, और एक गरीब परिवार जिनके घर में बेटियां होती थी उनको उनकी शादी तक करने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो वो तो या तो अपनी ज़मीनें बेच देते थे, या तो किसी से उधार लेते थे, या तो यदि उनसे शादियां नहीं की जाती थी तो वो अपनी बेटियों को बेच देते थे। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए हमारा एक लॉ बनाया गया था, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, जो कि प्रोहिबिट करता था गिविंग और टेकिंग ऑफ द डॉरी, और एनी कोई डिमांड की जा रही है कुछ प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, उसी इस चीज को प्रोहिबिट करने के लिए हमारा डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 आया था। द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1962 आउटलाइन गिविंग, और यही बताया गया कि कुछ भी जो कि रिसीव किया जा रहा है, लिया जा रहा है, डिमांड किया जा रहा है जो कि पनिशेबल है, इस एक्ट में कितनी इम्प्रिजनमेंट मिलेगी यदि कोई पर्सन ऐसी एक्टिविटी करता है जो कि डॉरी मांग रहा है, मतलब दहेज जो है वो मांग रहा है। तो यदि वो एट द टाइम ऑफ मैरिज मांग रहा है, या तो बाद में भी मांग सकता है या पहले भी मांग सकता है, तो उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? वाला इम्प्रिजनमेंट वुड बी टर्म विच शेल नॉट बी लेस देन 5 ईयर ऑफ फाइन, मतलब उसको 5 साल की सजा होगी और उसी के साथ होगा फाइन। ठीक है, ये जो राइट है, ये सब राइट जो हर एक वुमेन को पता होनी चाहिए और उनको जानकारी होनी चाहिए इन राइट की, कि यदि उसके आस पड़ोस या एक वेलफेयर, एक सिटीजन होने के नाते हम सभी लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है आसपास के लोगों में एक जागरूकता लेके आए कि किसी भी फैमिली में इस तरह की कोई एक्टिविटी ना हो, या किसी भी फैमिली को इस तरह से कोई प्रताड़ित ना करे। ठीक है, इसीलिए बोला है इस एक्ट के अंदर कितनी पनिशमेंट दी गई है, 5 ईयर का इम्प्रिजनमेंट है और फाइन दिया गया है। इसी के साथ हम नेक्स्ट जो है वो लॉ जो है उसको डिस्कस करेंगे, तो है इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। होता क्या था, जब हमारा पुराना टाइम था, जब एक लेडी जो है वो कहीं काम करने के लिए जाती थी, कहीं कंपनी में या कहीं भी काम करने के लिए जाती थी, तो उसको एक मैन के अकॉर्डिंग वुमेन को कम सैलरी जो थी दी जाती थी। ठीक है, मतलब एक वुमेन को बहुत कम सैलरी दी जाती थी और एक मैन को ज़्यादा सैलरी दी जाती थी। तो ये एक्ट इसीलिए लेके आए थे कि ये प्रोवाइड करता है पेमेंट ऑफ इक्वल रेम्युनरेशन टू द मैन और वुमेन, मतलब एक पुरुष और एक महिला को समान अधिकार है उनको, यदि वो वर्क जो है वो इक्वल कर रहे हैं, यदि वो उनका काम इक्वल है तो उसको पेमेंट भी इक्वल ही दी जाएगी। वर्कर एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक प्रिवेंट करना ऑन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स अगेंस्ट अ वुमेन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एंड फॉर मैटर कनेक्टेड विद
और इंडिसेंट देयरफॉर, मतलब कि कहीं भी एक लेडी जो है वो कहीं भी काम करेगी, मैन और वुमेन जो है इक्वल काम कर रहे हैं, इक्वल अच्छी एक तरह का काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, तो उनको जो है वो पेमेंट भी इक्वल दी जाएगी। ऐसा नहीं किया जाएगा कि एक पुरुष को ज्यादा सैलरी दे दी और एक महिला को कम सैलरी दे दी। बोले ये एक्ट हम इसीलिए लेके आए थे कि डिस्क्रिमिनेट को रोका जा सके, जो कि ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स अगेंस्ट द वुमेन इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये हमारा दूसरा जो है लॉ हो गया। थर्ड लॉ है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, 1986 में लेके आए थे। होता क्या था कि कहीं भी एडवर्टाइजमेंट की जा रही है किसी प्रोडक्ट की, कोई कंपनी कोई एडवर्टाइजमेंट कर रही है किसी भी प्रोडक्ट की, चाहे वो रिलेटेड हो वुमेन से या नहीं भी हो, बोला है ऐसा कुछ भी यदि कोई कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट लेके आ रही है, कुछ पब्लिकेशन कर रही है, राइटिंग में, पेंटिंग में एडवर्टाइजमेंट कर रही है अपने प्रोडक्ट की, या कोई भी नॉर्मल पीपल जो है वो पेंटिंग बना रहा है, फिगर बना रहा है, मतलब कुछ भी ऐसा राइटिंग और पब्लिकेशन कर रहा है किसी न्यूज़पेपर में, एडवर्टाइजमेंट में, कुछ भी, वहां पर एक महिला को इंडिसेंट तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। इस बात की प्रोहिबिशन करता है हमारा ये एक्ट। मतलब एक वुमेन को प्रोहिबिट किया है उसकी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, मतलब गलत तरीके से उसको प्रदर्शित नहीं किया जाएगा एक महिला को थ्रू देयर एडवर्टाइजमेंट, पब्लिकेशन, राइटिंग और पेंटिंग और फिगर और एनी मैटर एंड फॉर द मैटर कनेक्टेड विद, मतलब किसी भी रूप में उसको एक गलत तरीके से प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। यदि किसी लेडी को ऐसा लगता है कि कहीं किसी ने उसका जो है फोटो लगाकर कहीं और कुछ ऐसा पब्लिश कर दिया जो कि उसको जो है डिफेम करे, या उसको लगे कि मेरी इससे बेइज्जती होगी या कुछ भी है, तो वो इस एक्ट के तहत जाकर अपना जो है वो राइट क्लेम कर सकती है। ठीक है, मतलब इस एक्ट में हमें प्रोविजन दिया है कि कोई भी पर्सन जो एडवर्टाइजमेंट करता है, पब्लिकेशन करता है, राइटिंग करता है, पेंटिंग, मतलब कुछ भी, वो इंडिसेंट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते किसी वुमेन को। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट लॉ है वो बात करता है कि एक वुमेन की इतनी दशा, जैसे कि पुराने टाइम में बहुत उनके साथ मारपीट होती थी, कहीं कुछ एक्टिविटी जैसे रेप वगैरह हो गया, एक क्रूअल डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, डोरी प्रोहिबिशन, डोरी जो है वो डिमांड की जाती थी, ली जाती थी, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन आया, एक्ट 1990 में आया था। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक एक्ट है, एक बॉडी थी जिसको हम जानते हैं नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के रूप में। बोला ये इस एक्सरसाइज करता है पावर कन्फर्न ऑन द परफॉर्म एंड द फंक्शन असाइन टू और अंडर दिस एक्ट। फंक्शन क्या है? इन्वेस्टिगेट करती है ये अथॉरिटी, ये जो एजेंसी है, अथॉरिटी है, वो इन्वेस्टिगेट करती है और एग्जामिन करती है ऑल मैटर जो भी रिलेट करते हैं सेफ गार्ड और प्रोवाइडेड फॉर वुमेन, जो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉ। Look into the complaint and take suo motu notice of the matter relating to deprivation of the woman right, not जो कि बोला कुछ ऐसे लॉ दिए गए हैं, जो कुछ ऐसी राइट दिए गए हैं वुमेन को, यदि कोई ऐसी एजेंसी, कोई अथॉरिटी है जो क्या कर सकती है, उनको इम्प्लीमेंट नहीं करती है, इनेक्ट हुआ है जो लॉ, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, और किसी भी वुमेन के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिसकी कंप्लेन नहीं हो रही है, या उसके साथ किसी भी तरह का मिसबिहेव किया जा रहा है, तब ये जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक बॉडी है, वो इन्वेस्टिगेट करती है और एग्जामिन करती है इन सभी चीज़ों पर, क्या कहीं पर इस चीज़ का जो है नॉन इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हो रहा, या किसी वुमेन के साथ मतलब कोई ऐसा गवर्नमेंट अथॉरिटी ही कुछ ऐसा जो है मतलब उसको उसके अधिकारों से वंचित तो नहीं कर रही है। उसी चीज़ को लेकर को प्रोवाइड करने के लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई थी जिसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। ठीक है, ऑल्सो टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्वलिटी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इक्वालिटी एंड डेवलपमेंट को लेके आने के लिए हमारा नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट आया था 1990। इसी के साथ नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट आया था 1994 में।
होता क्या था, पुराने जमाने में एक लड़की को जन्म देना एक अभिशाप माना जाता था। और ऐसा माना जाता था कहीं, जैसे एक और जो शादी करके एक लड़की आती थी उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो जो पहले बच्चे को जन्म देगी या दूसरे बच्चे को जन्म देगी वो एक लड़का ही हो। यदि किसी लेडी के साथ एक पहली एक लड़की हो गई, दूसरा दोबारा से वो प्रेग्नेंट होती थी, तो उसको उसका पहले ही टेस्ट करवा लिया जाता था कि पेट में क्या बच्चा जो पल रहा है वो एक बेटी है या बेटा है। इसी चीज को टेस्ट करवाया जाता था। वो बोले इस एक्ट को लेके आए इसलिए कि इस चीज की ये जो टेस्ट है वो ना हो सके, और इस टेस्ट को क्या किया गया, अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया और प्रोहिबिट किया गया लॉ के द्वारा। बोला है इस एक्ट में प्रोविजन दिया गया है फॉर द रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक फॉर द पर्पज ऑफ डिटेक्टिंग और जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड अदर। इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो कंडक्ट नहीं किया जाएगा विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। कई बार ऐसा होता था कि यदि टेस्ट हो गया और पता चला कि उस पेट में जो बच्चा पल रहा है वो एक लड़की है, तो उसको जन्म देने से पहले ही जो है वो मार दिया जाता था। ठीक है, कई बार ये टेस्ट जो होता था वो विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन किया जाता था। मतलब एक जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको पता ही नहीं होता था, उसको ऐसे ही बहला फुसला कर वो डॉक्टर के पास ले जाते थे और वहां जाके उसका टेस्ट करवाते थे। यदि लड़की हुई तो वही उसका मार दिया जाता था। मतलब जन्म देने से पहले ही कन्या को जो मार दिया जाता था। तो उसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए हम हमारे जो लॉ लेके आए थे, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1994। ये बोलता है सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, एक क्राइम है। और इस चीज के मतलब इस टेक्स्ट को रोकने के लिए जो ये एक्ट था वो बनाया गया था। बोला है यदि फिर भी यदि कोई ऐसा एक्ट मतलब किया जा रहा है, मतलब ऐसा कोई टेस्ट किया जा रहा है, तो उसको पनिशमेंट जो है उस एक्ट में दी है कि उसको जो है पनिशमेंट दी जाएगी, फाइन दिया जाएगा। साथ ही साथ वो जो डॉक्टर जो इस प्रकार का टेस्ट कर रहा है, मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहा है अपने हॉस्पिटल में, उसको भी रेस्टिगेट किया जाता है और उसको भी फाइन जो है होना पड़ सकता है। उसको भी एक क्रिमिनल जो है वो मानकर उस पर जो चार्जेस लगाए जा सकते हैं। ठीक है, यही इस एक्ट को हम इस चीज के लिए इस प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट को कंडक्ट इस प्रकार की ऐसी एक्टिविटी हो रही है उसको रोकने के लिए हम इस एक्ट को लेके आए थे। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इस एक्ट के बारे में सारे ही जानते होंगे क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस जो है हर आजकल के टाइम में तो हर किसी को अवेयर होना चाहिए इस एक्ट के बारे में। और यदि अवेयर नहीं भी हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम क्या करें, आसपास के लोगों में जागरूकता लेके आए। डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, डिफाइन किया है इस एक्ट में, कंडक्ट ऑफ रिस्पोंडेंट इफ ही ब्रूटैलिटी assault or make the life of aggrieved person miserable by cruelty of conduct। मतलब किसी भी वुमेन के साथ इसमें एग्रीव्ड, इस एक्ट में एग्रीव्ड पर्सन जो है वो एक वुमेन को माना गया है। यदि किसी भी वुमेन के साथ या तो उसके हस्बैंड की फैमिली या उसके जो सास ससुर हैं और रिलेटिव हैं, यदि कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं, व्यूज करते हैं, उसको फिजिकल हो सकता है, मारपीट किया जा रहा है, या तो इकोनॉमिकली उसको तंग किया जा रहा है पैसों के लिए, या तो उसकी जो अपनी प्रॉपर्टी है उसको डिस्पोज ऑफ करने की धमकी दी जा रही है, या उसको डिमांड की जा रही है कि जाओ तुम अपने फादर से जो है वो इतने पैसे मांग के लेके आओ, या उसको डॉरी के लिए बार बार ताने लगाए जा रहे हैं कि तुम जो है अपनी शादी में अच्छा दहेज नहीं लेके आई हो, और इस प्रकार की एक्टिविटी जो है वो उसके साथ की जा रही है। उस प्रकार मतलब उसको हराश किया जा रहा है, या तो फिजिकली या मेंटली उसको टॉर्चर किया जा रहा है, दिन रात उसको मतलब ताने लगाए जाते हैं कि तुम जो है वो बच्चा नहीं दे सकती, यदि बच्चे हो गए हैं तुम्हारी लड़कियां ही पैदा हो जा रही है, लड़का पैदा नहीं हो रहा। बोला है ये सब चीज़ें जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर आती हैं, इस
चीज को हम डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं, जो या तो फिजिकल हो सकता है, मतलब मारपीट के द्वारा, मेंटली मतलब उसको टॉर्चर किया जा रहा है, दिन रात उसको ताने सुनाए जा रहे हैं, या इकोनॉमिकली उसको पैसों के लिए तंग किया जा रहा है, उसको डिमांड की जा रही है तुम अपने फादर के पास जाओ और तुम अपनी प्रॉपर्टी जो है वो लेके आओ, या उसकी कहीं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उसने कहीं का थोड़ा बहुत, या कहीं भी उसके फादर की उसको प्रॉपर्टी मिली है, उसको लेने के लिए उससे जो है बिना मतलब कि उसके साथ लड़ाई की जा रही है और उसको डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, तो उसको हम डोमेस्टिक वायलेंस बोलेंगे। ठीक है, यदि इस प्रकार का जो ऑफेंस है, एक्ट है, किसी लेडी के साथ हो रहा है, तो जिसको हम डोमेस्टिक वायलेंस बोलेंगे, जिसमें बोला है इट इज ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस इफ ए ग्रीड पर्सन इज फोर्स टू लीड द इमोरल लाइफ और इंजरी टू द हार्म, यदि उसको इंजरी हो और हार्म हो एग्रीव्ड पर्सन को डोमेस्टिक वायलेंस से, तो क्या किया जाएगा, उसको पनिशमेंट दी जाएगी रिस्पोंडेंट को और उसकी फैमिली है जो इस प्रकार की ऐसी एक्ट कर रहे हैं उस लेडी के साथ, एग्रीव्ड पर्सन के साथ, मतलब एग्रीव्ड पर्सन जो है इस एक्ट में एक वुमेन को बताया गया है कि एग्रीव्ड पर्सन क्या होगा, एक वुमेन होगी। ठीक है, बोला है यदि किसी लेडी के साथ ऐसा हो रहा है तो उसको क्या किया जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस बोला जाएगा, और इस एक्ट के अंदर जो है उसको पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी, तो रिस्पोंडेंट और वो लायबल होगा उस पनिशमेंट के लिए और उसको फाइन भी जो है वो भरना पड़ सकता है। और नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट एज अमेंडेड अप टू 2006। ये जो चाइल्ड डिफाइन किया गया है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, जो जिसको बोला है हु इज मेल, इस एक्ट के अंदर एक मेल पर्सन जो कि कंप्लीट, जिसकी एज जो है कंप्लीट नहीं है 21 ईयर, और एक फीमेल जो कि कंप्लीटेड नहीं है 18 ईयर, मतलब 18 साल से छोटी है, और एक लड़का जो 21 ईयर से छोटा है, उसको हम चाइल्ड बोलेंगे सिर्फ इस एक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अदरवाइज तो एक चाइल्ड हम उस बच्चे को बोलते हैं जो कि 18 साल से छोटा है, मतलब 18 साल से बड़ा हो गया तो उसको हम चाइल्ड नहीं बोलते हैं, हम एक मेजर पर्सन बोलते हैं, उसको राइट टू वोट जो है वो मिल जाता है। लेकिन जब हम इस एक्ट को पढ़ेंगे, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट को पढ़ेंगे, तो हम एज कितनी काउंट करेंगे, 21 ईयर जो है वो एक लड़के की काउंट की जाएगी और 18 ईयर्स जो है वो एक लड़की की काउंट की जाएगी। ठीक है, बोला है यदि इससे छोटे हैं तो उसको एक चाइल्ड बोला जाएगा। चाइल्ड मैरिज क्या है, एक मैरिज विच आइदर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इज चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड मैरिज को क्या बोलेंगे, जब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के बीच में मैरिज होती है, मतलब एक होता क्या था पुराने टाइम में, या आजकल भी कहीं जैसे इलाके हैं जैसे राजस्थान वगैरह है, वहां आज भी चाइल्ड मैरिज जो है वो करवाई जाती है। ठीक है, तो बोला है इस प्रकार की मैरिज हो रही है जो जहाँ की उस बच्चे की उम्र जो है वो एक लड़की की 18 साल से छोटी है और लड़का जो है वो 21 साल से छोटा है, तो इस प्रकार की मैरिज जो करवा रहे हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग मैरिज पार्टी है, मतलब उसके उनके पेरेंट्स हो गए जो इस प्रकार की मैरिजेस करवा रहे हैं, तो उनको पनिश किया जाएगा, रिगार्डस इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, 2 साल की जो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, और 5 लाख तक का फाइन भरा जाएगा, मतलब सजा होगी 2 साल की और 5 लाख का फाइन पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम लेके आए, नेक्स्ट है हमारा लॉ, एक सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। एक केस हुआ था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का, उसके बाद एक ये एक्ट आया था सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, जो है वो राज्यसभा में पास हुआ था 26 फरवरी 2013 को। ये सेफगार्ड दिलवाता है वुमेन को राइट, जेंडर इक्वालिटी, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रोटेक्शन दिलवाता है, एनी काइंड ऑफ फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल टॉर्चर ऑफ एट अ वर्क प्लेस। जैसे कि कहीं एक लड़की जो है वो कहीं जॉब करने जाती है, किसी कंपनी में भी हो सकती है, कहीं भी, तो उसके साथ कहीं उसके जो सीनियर जो होंगे, उनके जो उसका बॉस होगा या अदर कोई भी, वो यदि कोई ऐसी एक्टिविटी करता है या उस वर्क प्लेस में कहीं भी उसके साथ सेक्सुअली उसको हरास किया जा रहा है, मेंटली उसको टॉर्चर किया जा रहा है, तो उसको वो इस एक्ट के अंडर जो है वो जाकर अपना रिलीफ ले सकती है और उसको, उस पर्सन को जो उसके साथ जो ऐसी एक्टिविटी कर रहा है उसको पनिशमेंट दिलवा सकती है। ठीक है, ये एक्ट इसीलिए लेके आए थे कि एक वर्क प्लेस पर, एक वर्क प्लेस मतलब जहां वो काम करती है, मतलब उसको वहां
जो है वो प्रोटेक्शन दिलवाई जाए वो उस वर्क प्लेस में। और एक राजस्थान, जो विशाखा वर्सेस राजस्थान का एक केस आया था, उसके बाद गाइडलाइन इशू की गई थी कि एक इस एक्ट में सारा ही बताया गया है कि एक कंपनी में क्या क्या होना चाहिए। कमेटी होनी चाहिए जो कि सेक्सुअल हरासमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कमेटी बनाई जाने के लिए चाहिए, जो कि चेकआउट कर सके यदि कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है उस किसी भी पर्सन के साथ जो कि उस वहाँ काम करता है, मतलब एक लेडी, उसको प्रोटेक्शन दिलवाने के लिए। यही था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ थे जो कि हर एक पर्सन को, नॉट इवन कि किसी लेडी को, बल्कि हर एक इंसान को जो है जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो लॉ है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा ये लॉ लर्निंग स्कूल, ये जो चैनल है, वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, सब्जेक्ट वाइज जो है वहाँ यहाँ कवर किया है। जैसे यदि आप आईपीसी को पढ़ना चाहेंगे तो उसके भी 34 लेक्चर जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये सारे ही लॉ जो है मैं यहाँ कर चुकी हूँ, और साथ ही साथ आगे आने वाली वीडियो में भी कवर करवाऊँगी। यदि आप लॉ स्टूडेंट हैं और यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन वीडियो को जाके देख सकते हैं। इसी के साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।